चाइना बहुत हॉट सेलिंग टॉपिक है फ्रेंड्स आज। लेकिन क्या हमें पता है इस देश की हिस्ट्री क्या थी, क्या प्रॉब्लम्स, क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे यहाँ पे, जो आज एक ऐसी मेंटालिटी बनी है। वेलकम बैक पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री का चैप्टर पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन का टॉपिक चाइना एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक फ्रेंड्स। चाइना की अगर हम हिस्ट्री देखें तो चीन के अंदर कांस्टेंट प्रॉब्लम्स चलते आ रहे हैं। जब से ये देश बना है यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हमेशा डिबेटेबल रहे हैं, जैसे कि रिगेनिंग सॉवरेनिटी, एंडिंग फॉरेन ऑक्यूपेशन एंड इक्वालिटी डेवलपमेंट फॉर ऑल। मतलब आज़ादी या किसी के अंडर रहने से बचने की कोशिशें और कोई नया हमको आके ऑक्यूपाई नहीं कर ले उससे बचने की कोशिशें, और अंदर ही अंदर जो लोग हैं वो इक्वालिटी और डेवलपमेंट के लिए लड़ते हुए अपराइज कर रहे हैं उनकी आवाज़ें। तो चाइना में ये चीज़ें सदियों से चलती आ रही है एंड इसके एविडेंसेस भी दिखते हैं। अलग अलग माइंडसेट के लोग एक विशाल देश में जब काम करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दोस्तों। जैसे कि हम बात करते हैं कि किंग रिफॉर्मर्स जो थे, जैसे कैंग यूई, लियांग किचाओ 1858 और 1873 की बात हो रही है यहाँ पे। इन लोगों ने चाइना में कहा कि हम लोगों को ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी चलानी चाहिए, उससे हमारा देश हमारे लेवल पे खड़ा हो पाएगा, एक अपने आप की सभ्यता और ट्रेडिशन के हिसाब से चल पाएगा। वहीं पे सुन यत सेन जो कि चाइना के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, जब वहाँ पर रिपब्लिकिज्म आ गया और ये सब चीज़ें आ गई तो सुन यत सेन बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट। He was a Republican revolutionary and much influenced by West. He said कि West के आइडियोलॉजी जो है उसको हमें तर्क संगत नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए विथ एन ओपन हार्ट, बट वी शुड ऑल्सो बी रेडी टू एक्सेप्ट आर रूट्स। तो उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि भैया बाहर के देशों के साथ भी कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, वननेस होना चाहिए, अदरवाइज हम हमारे ही देश में पिछड़े रह जाएंगे। रिमेंबर मेरे प्रीवियस वीडियोस में आई सेड दिस अबाउट जापान एज वेल। अब एक और ग्रुप था, दैट वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब सीसीपी का ये मेंटालिटी थी कि भैया ये सब चीजें तो ठीक है, पहले अपने देश में इक्वालिटी लाओ, हर लेवल के इंसान को एक ही तबके में देखो, कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। No ruling class, nothing. The people would be going ahead and judging things for themselves. And foreigners को यहाँ से जो हैं अभी वेस्टर्नर्स हैं, वेस्टर्नाइजेशन निकाल के बाहर फेंको, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। Perhaps आज यही मेंटालिटी चल रही है फ्रेंड्स। अब इनफैक्ट अगर हम देखते हैं तो मॉडर्न चाइना की स्टार्टिंग की बात की जाए तो हमें दिखेगा 16-17 सेंचुरी में जब जेसुइट मिशनरीज चाइना पहुंचे थे, कुछ वेस्टर्न सब्जेक्ट्स, वेस्टर्न साइंसेस की नॉलेज लेके, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड ऑल थिंग्स। तब यहाँ पे चाइना की थोड़ी सी शुरुआत होती है मॉडर्नाइजेशन की तरफ। बाद में ब्रिटेन ने ओपियम वॉर में जब चाइना में वो ल्यूक्रेटिव हम बात करते हैं अफीम की, तो अफीम का जो ट्रेड ब्रिटेन ने शुरू करा था और उन्हें बड़ा ल्यूक्रेटिव लगा था ये, तो उन्होंने ओपियम वॉर 1839 से जो 42 के बीच हुआ था, उस ओपियम वॉर में चाइना की जड़ें खोद दी थी। ये वो वक्त था जब किंग डायनेस्टी, चाइना की रूलिंग क्लास
का अस्तित्व सडनली खतरे में आ गया था। लोगों को लगने लगा था कि अब किंग डायनेस्टी नहीं बचेगी। जो हाल इंडिया का हुआ था वही चीज अब चाइना की होने वाली है। तो किंग डायनेस्टी का अस्तित्व जब खतरे में आ गया, तब किंग रिफॉर्मर, हम कह सकते लियांग किचाओ ने एक थ्योरी रखी लोगों के सामने। इन्होंने कहा कि हमें अब एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, एक एजुकेशन सिस्टम और एक नई आर्मी डेवलप करना पड़ेगी, जिससे हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज बिल्कुल प्रगाढ़ रूप से इफेक्टिव होंगे। तभी लोगों को लगेगा एक देश में नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी, अदरवाइज दे विल बी स्कैम्पर्ड एंड totally taken away by the foreign ideology and foreign colonization. In fact, पोलैंड का जब बंटवारा हुआ था दोस्तों 1890s में, तो एक कहावत हो गई थी, पोलैंड, कोई सा भी बाहर का देश अगर आ रहा है आपके देश में, दे आर कमिंग टू पोलैंड अस। मतलब ये हमें बांटने आ रहे हैं, तो बांटने का सिनोनिम हो गया था पोलैंड, दे आर कमिंग टू पोलैंड अस। तो ये सब चीज़ें आने लगी, लोगों को समझ में आने लगा कि अब भैया वेस्टर्न आइडियोलॉजी को अगर लेना है तो ठीक है, लेकिन वेस्टर्न लोग अगर आ गए तो अपना देश खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इशू होते हैं। लियांग किचाओ ने तो ये तक 1903 में किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने इस चीज़ को अपने देशवासियों को समझाने के लिए उन्होंने ये कहा था कि इंडिया इज अ कंट्री दैट वाज डिस्ट्रॉयड बाय अ नॉन कंट्री। इंडिया एक ऐसा देश है जो कि एक पहला देश है दुनिया का जो कि एक नॉन कंट्री द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई देश नहीं था दोस्तों, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स जिन्होंने इंडिया की जड़ें खत्म कर दी थी। एंड ही क्रिटिसाइज्ड इंडियंस, उन्होंने ये कहा था इंडियंस आर सच फूल्स कि वो ब्रिटिशर्स के साथ रह के अपने ही देश के लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। और ये बात चाइनीज लोगों को समझ में आने लगी। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स और चाइना के लोगों के बीच में वॉर हो रहा था, तो चाइनीज आर्मी ने ये देखा था कि ब्रिटिश आर्मी में तो इंडियंस थे और वो ब्रिटेन की तरफ से अपने पड़ोसी देश से लड़ रहे थे। अब भैया 7 समंदर पार एक देश है, वो आके इंडिया में कॉलोनी बना रहा है, इंडियंस को ले रहा है, चुन रहा है उसके पड़ोसी देशों से युद्ध करने के लिए, और तो और इंडियंस को ही अपने ही देशवासियों को कुचलने के लिए यूज कर रहा है। ये बात चाइनीज लोगों को समझ में आ गई कि हमें अपना हशर इंडिया जैसा नहीं होने देना चाहिए। एक ट्रेडिशनलिज्म और देश की परंपरा वाली फीलिंग लोगों के दिल में घुस गई। अब यहां पे शुरू होती है एडवोकेसी कंफ्यूजनिज्म की। बेसिकली अगर हम देखें तो कन्फ्यूशियस एक ऐसा पर्सन था जो कि 551 से 479 बिफोर कॉमन एरा रहा था, एंड हिज टीचिंग्स वर एक्चुअली बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट, विजडम, इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी एंड ऑल थिंग्स। लेकिन इसमें कहीं पे भी किसी बाहरी परंपरा के अमलगमेशन के बारे में नहीं कहा गया था। तो वो थोड़ा सा एक डिलेमा आ गया, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी। पीपल एक्चुअली वेंट अहेड एंड वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, वेस्टर्न नॉलेज एज वेल। बट अगर कंफ्यूजनिज्म आ रहा है तो वहां पर एक बैरियर क्रिएट हो गया था, एक लॉक आ रहा था कि कैसे इसको फॉरवर्ड करें। हम देखते हैं धीरे धीरे जो रिपब्लिकन्स थे उन लोगों ने क्या करा, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दूसरे देशों में आइडियोलॉजी गेन करने के लिए भेजना शुरू करा। जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, इन देशों में चाइनीज स्टूडेंट्स जाते थे पढ़ाई करने, वहां की नॉलेज लेने, नई चीजों को फील करने, एंड देन टू कम बैक। ये सब होने लगा। इनफैक्ट जापानीज कल्चर का काफी इन्फ्लुएंस चाइनीज कल्चर में आने लगा, बिकॉज जापान टू हैड फॉलोड द सेम ट्रेडिशन। अपने बच्चों को बाहर भेजो, एक नॉलेज लेकर आएंगे, अपने यहाँ का एक बेस बनाएंगे, थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन बेस्ड रहेगा। सेम थिंग स्टार्टेड टू हैपन, इन्हीं में से कुछ लोग कुछ लीडिंग रिपब्लिकन्स बनते हैं। हम बात कर रहे हैं सुन यात सेन एंड ऑल लोगों की।
अब ये एक ऐसा दौर आने लगा जब सच में लोगों की मेंटालिटी बदलने लगी. इनफैक्ट जब चाइनीज लैंड पे, मेन लैंड पे रूसो जापानीज वॉर हुआ था, रशिया और जापान के बीच में जब वॉर हुआ था, क्योंकि चाइना भी कुछ समय तक जापान की कॉलोनी में एक तरीके से विलय होने वाला था, बट फाइट्स वर ऑन. लेकिन एक रशिया और जापान के बीच में एक वॉर हुआ था चाइनीज सॉइल पे, तब दैट वाज द ईयर 1905. तब लोगों को समझ में आ गया था कि बॉस कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हमें अब अपने कुछ रेलम्स बनाने पड़ेंगे. दैट वाज द टाइम द डायनेस्टिकल, द इंपीरियल पावर वर ओवरथ्रोन. द ट्रिस्ट started to overthrow the Qing dynasty, and until 1911 it was completely finished and a new emergence came into existence. So this was the starting of the topic China. I hope अब आपको समझ में आया होगा. Still अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. I'll be going ahead and replying back to you. Thank you very much. I'll see you again. Take care.